हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 4 सितंबर 2020। 4 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आज तक कभी भी रेलवे का CEO कभी नियुक्त नहीं किया गया था, सिर्फ क्या था, चेयरमैन ही नियुक्त किया जाता था। तो अभी क्या है, CEO पहली बार CEO नियुक्त किया था। तो क्या है, क्वेश्चन में होता है देश के रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके अलावा सुन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसके द्वारा किसको नियुक्त किया गया है? BK यादव जी को रेलवे बोर्ड का पहला CEO नियुक्त किया गया है। साथ के अंदर इनको CEO और चेयरमैन क्या है, CEO और चेयरमैन दोनों पद ही क्या किनको दिए गए हैं? BK यादव जी को दोनों पद क्या कर दिए, दे दिए गए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के चलते हुए रेलवे भी क्या कर रहा है, अपने सदस्य जो क्या है, कोरोना वायरस के चलते हुए रेलवे भी क्या कर रहा है, जो अपने कर्मचारी हैं क्या है, कर्मचारी हैं उनको भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो कितनी कर दी, अभी पहले 60 वर्ष थी, अब उसको 50 से 55 वर्ष का नहीं कर दिया गया है। जो भी 55 या 50 वर्ष के समथिंग जितनी जिनकी भी उम्र है उनको क्या कर रहा है, रिटायरमेंट कर रहे हैं। साथ के अंदर रेलवे बोर्ड के जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं क्या है, रेलवे बोर्ड में जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे पहले कितने थे, 8 थे। अब उन सदस्यों की संख्या भी घटाकर कितनी कर दी है, 5 कर दी गई है। तो रेलवे बोर्ड भी क्या कर रहा है, जो कोरोना वायरस के चलते हुए प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उन्होंने भी पहले 8 सदस्य थे, अब कितने कर दिए हैं, 5 सदस्य कर दिए हैं। पहले रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष थी, अब उसको घटाकर क्या है, 50 में 55 कर दी गई है। 50 में 55 साल की उम्र में जिनके भी रिटायरमेंट की उम्र पहले 60 वर्ष उम्र थी, अब उसको 50 से 55 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने की घोषणा की है? तो हाल ही के अंदर प्रत्येक राज्य क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सिलेबस क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कोई 20% कर रहा है, कोई 30% कर रहा है, कोई 25% कर रहा है, कोई 15% कर रहा है। बट हिमाचल प्रदेश ने क्या कर दिया है, 30% इस वर्ष 2020-21 के जो सिलेबस है उसमें से 30% क्या कर दिया है, कम करने की घोषणा कर दिया। अब 2020-21 का शैक्षणिक वर्ष जब अब शुरू हो चुका है, उसके अंदर जब फाइनल एग्जाम होंगे यानी वार्षिक परीक्षाएं जब बच्चों की होंगी, तो उसके अंतर्गत क्या होगा, सिर्फ 70% जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उनके एग्जाम करवाए जाएंगे। और साथ के अंदर हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने क्या घोषणा की है, 21 सितंबर से 50% शिक्षकों का करें बुलाने की तैयारी कर ली गई है स्कूलों के अंतर्गत, जिससे क्या हो, जो बच्चे हैं 9th क्लास से 9th क्लास, जो अपर क्लास है 9th क्लास, 10th 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए कहते हैं सुचारू रूप से चालू करने की योजना बना रखी है, नहीं बनाने की तैयारी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हीरोज शेयर योज स्टोरीज जल नायक अपनी कहानी बताएं नामक परियोजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो हाल ही के अंदर जल शक्ति, देश का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जो हमारे देश के अंदर जो वाटर की प्रॉब्लम है यानी जल की जो प्रॉब्लम है उनसे संबंधित क्या चलाएंगे, जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। साथ के अंदर जिन लोगों ने क्या है, जिन लोगों ने वाटर यानी जो जल है उसके उपयोग करने के साथ साथ उनके संरक्षण यानी संरक्षण, भंडारण व जल क्षमता को बढ़ाने के लिए उनके किए गए कार्यों क्या करना है, लोगों तक उनकी जो क्रियान्वयन के द्वारा जो भी व्यक्ति जल संसाधन के अंतर्गत यानी जल की जो वर्षा का जल है, क्या है, जल है उसका वर्षा का जल, इसके अलावा जल के स्टोरेज के लिए जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनको लोगों को करना है, प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे लोगों के प्रति जागरूकता फैले। साथ के अंदर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये भावना जागृत हो कि हमें जल को क्या करना है, बचाना है यानी सेव करना है। तो इसलिए जल शक्ति मंत्रालय ने क्या कर दिया है, वाटर हीरोज शेयर योज स्टोरीज नामक क्या कर दिया है, परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे नदी एवं क्या है, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग है उसके द्वारा और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लोगों के द्वारा जल को क्या है, जल के संरक्षण के बारे में जो कार्य किए गए उनको लोगों को बताया जाएगा। साथ के अंदर प्रत्येक
माह में क्या है, सितंबर 2020 से प्रत्येक माह के अंदर 10 क्या करेंगे, ये 10 प्रत्येक माह के अंदर 10 लोगों की क्या मंगवाई जाएंगी, रिपोर्ट मंगवा जाएगी। और उन लोगों को क्या कहा जाएगा, प्रत्येक महीने के अंदर क्या है, एक प्रशस्ति पत्र के साथ में 10,000 रुपये का क्या जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ में उनकी जो स्टोरी है वो लोगों तक क्या होगी, पहुंचाई जाएगी, जिससे लोगों में क्या होगा, जल के प्रति संरक्षण के भावनाएं जागृत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत पर कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को किस देश में स्थापित किया है, किस देश ने स्थापित, मैंने किस देश ने स्थापित किया है। तो हाल ही के अंदर जो कैलाश मानसरोवर है वो तिब्बत रीजन के अंदर आता है। तिब्बत, नेपाल, तिब्बत, नेपाल व भारत के अंदर जो हिमालयन रीजन है उनके अंदर ये कंसिडर किया जाता है। पर तिब्बत के अंदर चाइना का आधिपत्य है, इसलिए जो कैलाश मानसरोवर है वो कहाँ किस में पड़ता है, चीन के चीन के नज़दीक पड़ता है, यानी चीन के अंदर में कंट्रोल में आता है। तो इसलिए चीन ने क्या किया है, कैलाश मानसरोवर के पास में एक झील है, उसमें क्या करते हैं, अपनी जो मिसाइल है, क्या है, अपनी जो मिसाइल है DF-21, क्या है, DF-21 नामक मिसाइल है, वो क्या करती है, स्थापित कर दी गई है। जिससे क्या करेगा, वो भारत की जो सीमाएं हैं, साथ में भारत के ऊपर क्या करेगा, नज़र रखने की क्या करेगा, कोशिश कर रहा है। और लगातार चीन क्या कर रहा है, भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो DF-21 मिसाइल है चीन की, वो क्या है, उसकी 2000 किलोमीटर 2200 किलोमीटर की 2000 नहीं 2200 किलोमीटर की रेंज है। और यह है मध्यम रेंज की क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या है, मध्यम रेंज की क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन का दर्जा किस कंपनी ने हासिल किया है। तो हाल ही के अंदर जो अडानी ग्रुप है उसने क्या कर दिया है, विश्व में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन का क्या कर लिया है, दर्जा हासिल कर लिया है। अडानी ग्रुप ने हाल ही के अंदर जितने टाइम में सन 2019 में अमेरिका ने सौर ऊर्जा उत्पादन की थी, उसके बराबर क्या कर लिया है, सौर ऊर्जा उत्पादन का क्या कर लिया है, बराबरी का रिकॉर्ड बना लिया है। अब तक जो अडानी ग्रुप है उन्होंने कितना 12.32 क्या है, 12.32 गीगावाट, क्या है, गीगावाट, क्या है, 12.32 गीगावाट ऊर्जा का क्या कर लिया है, सौर ऊर्जा का है, ऊर्जा उत्पादन करने पे पहुंच गया है। तो अभी क्या है, विश्व के अंदर जो मैरकॉम नाम की जो संस्था है, क्या है, मैरकॉम नाम की जो संस्था है, उसने अभी क्या कर दिया है, रिपोर्ट जारी की है। उसके अंतर्गत उन्होंने बताया गया है कि विश्व के अंदर सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन जो करने वाली जो प्राइवेट कंपनी है, एक इन पर्टिकुलर जो कंपनी है वो कौन बन गई है, अडानी ग्रुप बन गए। उन्होंने इस वर्ष 12.32 गीगावाट की ऊर्जा का उत्पादन करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और वह विश्व की क्या है, सबसे बड़ी कंपनी बन गई जो सौर ऊर्जा उत्पादन में क्या कर रही है, प्रथम स्थान पर कायम हो गई है। तो हम भी हाल ही के अंदर इन्होंने 2015 से शुरुआत की गई थी, इनके द्वारा है 2015 से शुरुआत की गई थी अडानी ग्रुप के द्वारा। और महज 5 साल के अंदर ही क्या कर लिया है, विश्व की टॉप जो सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी है उसमें क्या कर लिया है, टॉप रैंक हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में अपने देश ने कौन सी रैंक प्राप्त की है। तो कौन सी रैंक प्राप्त की है, 48वीं रैंक प्राप्त कर दी है। 2020 के अंदर भारत की 48वीं रैंक है। और 2019 के अंदर भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी, 52 थी, क्या थी, 52 रैंक थे। तो अभी 4 स्थानों का क्या कर दिया उन्होंने, छलांग लगाई है। भारत लगातार 2015 के बाद में लगातार क्या कर रहा है, अपने स्थानों की क्या कर रहा है, शुरुआत अपने स्थानों में क्या कर रहा है, लगातार बदल रहा है, यानी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो 2015 में भारत की जो GII इंडेक्स थी वो 81 थी। उसके बाद 2016 में प्रोग्रेस किया, उसके बाद 66वां स्थान प्राप्त किया। 2017 में फिर प्रोग्रेस किया तो यहाँ पे 6 स्थान की छलांग लगा के 60वां स्थान प्राप्त किया। 2018 के अंदर भारत ने 57वां स्थान प्राप्त किया, 2018 में 57वां और 2019 में 52वां स्थान, यानी लगातार अपने स्थान में क्या कर रहा है, अपनी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें क्या कर रहा है, सुधार किया जा रहा है। और अब टॉप जो 50 हैं कंट्री उनके अंदर भी क्या कर रहा है, भारत अभी शामिल हो गया। और ये जो रैंक जारी की गई है
किसके द्वारा किए गए? यूनाइटेड नेशन की जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, क्या है? यूनाइटेड नेशन की जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO, उसके द्वारा ये क्या है लिस्ट जारी की गई। उसने अभी 131 देशों की लिस्ट के अंदर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 48वां स्थान प्राप्त किया है। इस लिस्ट में 131 देशों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। उनमें से 48वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। अब यहाँ पे जो टॉप कंट्री है, यानी जो सबसे नंबर 1 रैंकिंग पर GI में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में है, वो कौन है? तो वो है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड ने क्या कर दिया है? लगातार फिर से क्या है पहला स्थान प्राप्त किया है। क्या है? स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान, दूसरा स्वीडन ने प्राप्त किया है। क्या है? दूसरा स्वीडन ने, तीसरा अमेरिका ने। क्या है? अमेरिका क्या है? अमेरिका ने तीसरा स्थान, और चौथा स्थान किसने किया है? ब्रिटेन ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सिविल सेवाओं के कर्मचारियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मैंने कल भी आपको बताया था कि सिविल सेवा कर्मचारियों के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। क्या है? मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत जो सिविल सेवा के जो कर्मचारी हैं, जैसे IPS होगा, IAS हो गया, IFS हो गया, इसके साथ में क्या है IFS, IAS, IPS, इसके अलावा जो भी अधिकारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी अधिकारी हैं, उनके लिए कहते हैं मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। और मिशन कर्मयोगी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? अधिकारियों और कर्मचारी हैं, क्या जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनको क्या करना है? एक अच्छी तरीके से उनके जो अपना जो क्षमता निर्माण करना है, उनको अपनी क्षमता निर्माण करने का मौका दिया जाएगा। क्या मौका दिया जाएगा? उनको ट्रेनिंग करवाई दी जाएगी इसके अंतर्गत। और यह क्या एक अपना सर्वव्यापी राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार भी इस कार्यक्रम को चला सकती है। और इसकी शुरुआत कब की गई है? 2 सितंबर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। और जो मेन इसका उद्देश्य रखा गया है, जो मिशन कर्मयोगी योजना है, उसका जो मेन उद्देश्य रखा गया है वो क्या है? तो उद्देश्य है इसका अधिक रचनात्मक, यानी जो कर्मचारी है वो क्या है? रचनात्मक तरीके से क्या करना करें? सोचना स्टार्ट करें, रचनात्मक तरीके से क्या उसका स्टार्टिंग करें। इसके अलावा चिंतनशील हो, क्या हो? चिंतनशील हो, नवाचारी हो, यानी नए नए विचार हो उनके अंदर, क्या हो? नवाचारी हो, इसके नए नए विचार डेवलप हैं उनको क्या करना है? उनके विकसित करना है। साथ में व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भी क्या हो? वो सक्षम हो। तो इसलिए मिशन कर्मयोगी केंद्र सरकार के द्वारा क्या है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने बनाया है? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसने बनाया? अभी भारत ने क्या कहते हैं इस ट्री को बनाने की घोषणा कर दी, यानी बन चुका है। और इस ट्री के द्वारा जो सोलर का उत्पादन है वो कितना होगा? 11.5 किलोवाट का क्या होगा? सोलर ऊर्जा का क्या होगा? उत्पादन होगा। 11.5 किलोवाट पावर का क्या होगा? उत्पादन होगा इस सोलर ट्री के द्वारा। और इसको जो बनाया गया है तो वो किसने बनाया? हमारा CMERI। क्या है? CMERI जो पुणे है उसके जो छात्र हैं उनके द्वारा क्या है इसको बनाया गया, यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी, पुणे नहीं दुर्गापुर, थोड़ा गलती होगी, क्या है? दुर्गापुर। किसने बनाया? भारत ने बनाया। और किसने? CMERI, क्या है? CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो कॉलोनी है क्या है? दुर्गापुर। क्या होगा? दुर्गापुर में स्थापित किया गया है इसी पेड़ को। और वहीं पे क्या इसको बनाया, यानी सोलर ट्री को बनाया। अगर इसकी जो पावर है वो कितनी है? 11.5 किलोवाट पावर है। और इस ट्री से क्या होगा? जो पावर जनरेशन होगी, ये 11.5 किलोवाट की जो पावर जनरेशन होगी उससे किसानों को क्या देगा? किसानों को भी सप्लाई की जाएगी और वो अपने क्या पंप चला सकते हैं। इसके अलावा जो ई ट्रैक्टर है, क्या ई ट्रैक्टर हैं वो भी क्या कहते हैं इनके द्वारा चलाए जा सकते हैं। साथ के अंदर यदि पावर बचती है तो पावर क्या हो जाएगा? जो पावर स्टेशन है, क्या सब स्टेशन है, उनको क्या होगी? ट्रांसमिट की जाएगी, यानी उनको बेची जाएगी। और जो इस पेड़ की जो लागत आई है वो कितनी आई है? 7.5 लाख, यानी 7.5 लाख रुपए का इस पेड़ की क्या है लागत आई है, कॉस्ट हाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर डेविड केपेल का निधन हो गया है? तो हाल ही के अंदर क्या है 57 वर्षीय इंग्लैंड के क्या है
57 वर्षीय इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर क्या है, डेविड कैपेल का क्या हो गया अभी निधन हो गया है। उन्होंने क्या है अपने देश के लिए 15 टेस्ट और 23 वनडे क्या है 15 टेस्ट और 23 वनडे क्या है इन्होंने खेले थे। और इसके अलावा डेविड कैपेल क्या है जो इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम थी क्या थी, महिला क्रिकेट टीम थी, उनके क्या रह चुके थे ये असिस्टेंट कोच रह चुके थे क्या है, असिस्टेंट कोच रह चुके थे क्या थे, असिस्टेंट कोच रह चुके थे। और उनकी हाल ही के अंदर 57 वर्ष की उम्र में क्या हो गया अभी निधन हो गया। वो लगातार लंबी बीमारी से क्या चल रहे थे, बीमार चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया कंपनी कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो हाल ही के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड हमारी केंद्र सरकार के द्वारा लिस्ट जारी की, उसके अंतर्गत कहा गया है कि कोल इंडिया को 2023-24 तक क्या करेगा 500 परियोजनाओं पर क्या होगा 1.22 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। साथ के अंदर 2023-24 तक क्या है 2023-24 तक कोल इंडिया का लक्ष्य रखा गया है कि 1 बिलियन टन क्या है 1 बिलियन टन का कोयले का क्या होगा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन करने का क्या रखा है लक्ष्य रखा गया है। साथ में 2023-24 तक जो हमारा कोयला मंत्रालय है क्या कोयला मंत्रालय उसने ये भी कहा है कि कोयले के अंदर क्या है कोयले के अंदर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत क्या होगा ये काम किया जाएगा, जिससे 1 बिलियन टन उत्पादन से क्या होगा कहीं ना कहीं कोयले के जो हमारे यूज आ रहा है पावर सेक्टर के अंदर उसका उपयोग बढ़ाया जा सके, साथ में किसी दूसरे देश पर आत्मनिर्भरता क्या होगा कम की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरली रामकृष्णन को किस बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हाल ही के अंदर मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का क्या नियुक्त किया गया है, एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। और यह मंजूरी किसने दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी क्या कर दी भी मंजूरी दे दी गई है। ये अपना कार्यभार कब संभालेंगे, 1 अक्टूबर 2020 से क्या होंगे ये अपना कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले मुरली रामकृष्णन जी थे वो कहाँ पे कार्यरत थे, तो इससे पहले मुरली रामकृष्णन आईसीआईसीआई बैंक के क्या थे सीनियर जनरल मैनेजर थे, आईसीआईसीआई के बैंक के सीनियर जनरल मैनेजर नियुक्त थे। और उन्होंने क्या है सीनियर जनरल मैनेजर जो कि है रणनीतिक परियोजनाओं का है समूह के पद पर कहते कार्यरत थे। और इनका कार्यभार यानी सेवानिवृत्त हुए थे तो वो 30 मई क्या होगा 30 मई 2020 को अपने इस पद से क्या होते हैं वो सेवानिवृत्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विमानन कंपनियों को केंद्र सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी दे दी गई। तो हाल ही के अंदर भारतीय सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा जो घरेलू विमानन है उनको क्या है बढ़ा करके, पहले कितना था 45% था, उसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया है 60% कर दिया गया है। जब से 23 मार्च से लॉकडाउन हुआ था तो संपूर्ण जो ये विमानन यात्राएं थी उनको निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद में पहली बार 25 मई को विमानन जो कंपनियां उनको 33% उड़ान उड़ाने के लिए कहते मंजूरी दी गई थी। उसके बाद में फिर से क्या क्या था 45% उड़ान उड़ाने की मंजूरी दी। और अब हाल ही के अंदर लॉकडाउन 3 के अंदर इन्होंने कहा था 60%, लॉकडाउन 3 नहीं अनलॉक 3 के अंतर्गत जो गाइडलाइन जारी उनमें 60% उड़ान उड़ाने की क्या कर दी मंजूरी दे दी गई। संपूर्ण सुरक्षा के साथ में जो भी कोरोना वायरस की गाइडलाइन जारी की गई उनको ध्यान में रखते हुए 60% विमानन जो भारत की विमानन कंपनियां वो सिर्फ कितने हैं 60% जो अपनी यात्राएं हैं वो क्या कर दी मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के समान वेतन देने की घोषणा की है। तो यह विश्व का चौथा देश बना है जिसने क्या कर दिया है हाल ही के अंदर अपनी फुटबॉल खिलाड़ी की महिला खिलाड़ी उनको और पुरुष खिलाड़ी उन दोनों का क्या है वेतन क्या कर दिया है समान करने की घोषणा कर दी। तो कौन सा देश है, ब्राजील ने क्या कर दिया इसकी घोषणा कर दी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया क्या है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और नॉर्वे, ये 3 देश ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो महिला खिलाड़ी हैं उनका और पुरुष खिलाड़ी हैं उन दोनों का वेतन क्या कर दिया है समान कर दिया था। इसलिए इसके बाद में ब्राज़ील की जो महिलाएं उन्होंने
उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और साथ के अंदर अभी हाल ही के अंदर ब्राज़ील की जो फुटबॉल संघ है उन्होंने क्या कर दिया है, दोनों खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ी व पुरुष खिलाड़ी दोनों का कर दिया वेतन समान कर दिया। इसके साथ में ब्राज़ील की जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने 2004 व 2008 के अंदर क्या था, गोल्ड मेडल ओलंपिक में वो जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में किस देश के साथ सहयोग करने को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में भारतीय सरकार के द्वारा क्या कहता है, फिनलैंड के साथ में क्या है, फिनलैंड के साथ में भूविज्ञान और खनिज संसाधन क्षेत्र को क्या मंजूरी दे दी गई। इसके अंतर्गत क्या होगा, भारत व फिनलैंड दोनों देश आपस में क्या करेंगे, दोनों देश के जो खनन मंत्रालय वो और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है, क्या है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, समझौता किया गया है। साथ के अंदर दोनों आपस में क्या करेंगे, जो एक दूसरे के अंदर साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करेंगे, साइंटिस्ट वो टेक्निकल साइड से यानी भूवैज्ञानिक है वो क्या करेंगे, सर्वेक्षण कर सकते हैं। दोनों देश आपस में ये जो आर्थिक मंत्रालय उन दोनों देशों को भी क्या है, समझौता किया गया है। साथ के अंदर जो दोनों देशों के जो मध्य वैज्ञानिक समझौता किया गया है वो एक अलग स्तर पर ले जाकर मजबूत बनाने की क्या कर दी है, कवायद शुरू कर दी गई हैं। और हमारे दोनों देश फिनलैंड और भारत दोनों देश का करेंगे अपने जो खनिज संसाधन है, क्या है, खनिज संसाधन है वो और भूवैज्ञानिक जो क्षेत्र है यानी जो भूगर्भ के अंदर जो भी कुछ संरचनाएं हैं उनके आप करेंगे, दोनों देश आपस में, दोनों देशों के जो साइंटिस्ट हैं मिल करके इस क्षेत्र के अंदर आगे कार्य करने की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।